बच्चों, एसवी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अपने क्लास 12 में बायोलॉजी का लेसन नंबर 6 जिसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में अपने इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा था जिसमें जो मूल है यानी जड़, इसके कौन कौन से भाग हैं जो जल को अवशोषित करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो उनके बारे में लास्ट वीडियो में अपने क्षेत्रों के बारे में पढ़ा था। मूल में कौन कौन से जो क्षेत्र थे, तरुण क्षेत्र जो जल के अवशोषण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो आज अपने जो जल अवशोषण है उसकी क्रियाविधि किस प्रकार होती है उसके बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जल अवशोषण की क्रियाविधि ये दो प्रकार से होती है। दो प्रकार से जल का अवशोषण मूलों द्वारा किया जाता है, जिसमें एक नंबर है निष्क्रिय जल अवशोषण और 2 नंबर है सक्रिय जल अवशोषण। निष्क्रिय जल अवशोषण और सक्रिय जल अवशोषण। तो पहले अपने देखते हैं कि जो निष्क्रिय जल अवशोषण है वो किसे कहते हैं और किस प्रकार उनका मूल द्वारा अवशोषण किया जाता है जल का। तो निष्क्रिय जल अवशोषण, जब जल अवशोषण के जो कारक होते हैं वो क्या वाष्प उत्सर्जित पृष्ठ अर्थात वाष्प उत्सर्जन करने वाले पत्तियों के भाग हो गए, तने पे सूक्ष्म रंध्र होते हैं वो हो गए वाष्प उत्सर्जित तत्व। तो वाष्प उत्सर्जित पृष्ठ होते हैं अर्थात पत्तियों पर स्थित होते हैं, या जड़ की कोशिकाएं होती हैं वो केवल अवशोषण के मार्ग का कार्य करती हैं। तो यह जल अवशोषण क्या निष्क्रिय जल अवशोषण कहलाता है। क्योंकि वाष्पोत्सर्जन क्रिया पत्तियों ने की तो ऊपर से सभी भागों तक जल का पहुंचना वो क्या होता है निष्क्रिय जल अवशोषण। ये मान लो कोई पौधा है, इसकी ये पत्तियां हैं, तो इन पत्तियों ने क्या बाहर से वाष्प के रूप में जल का अवशोषण किया और ये इस तरह से सभी भागों में जाएगी। तो इसका मतलब ये निष्क्रिय जल अवशोषण हो गया। इसके बाद में है सक्रिय जल अवशोषण। तो निष्क्रिय मतलब वाष्पोत्सर्जित पृष्ठ द्वारा करना और सक्रिय जल अवशोषण एक्टिव रूप से पादप क्या अपने जानते हैं मूलों द्वारा ही जल का अवशोषण करते हैं। तो जब जल के अवशोषण के कारक किसमें जड़ में उपस्थित हो, जल का अवशोषण करने वाले कारक किसमें जड़ में उपस्थित होते हैं। तो जो जड़ के जड़ की जो कोशिकाएं हैं वो जल अवशोषण में सक्रिय भूमिका का निर्वहन करती हैं। तो यह जल का सक्रिय जल अवशोषण कहलाता है। तो क्या होगा सक्रिय जल अवशोषण, जब जल अवशोषण करने वाले कारक किसमें हो जड़ में उपस्थित हो। तो वो जड़ है वो जल को इस तरह से अवशोषित करेगी और ऊपर वाले तने के भाग में पहुंच जाएगी। फिर ये तने में पत्तियां स्थित होती हैं, ये पत्तियों तक पहुंचता है। तो इस तरह से किसे कहेंगे एक्टिव जल अवशोषण, मतलब नीचे से पादपों के ऊपर वाले भागों तक जल का पहुंचना क्या कहलाता है सक्रिय जल अवशोषण। तो निष्क्रिय पत्तियों द्वारा और जो सक्रिय है ये मूल पर उपस्थित मूल रोम थे जो जल अवशोषण का कार्य करेंगे। तो जो जड़ है इस तरह अनेक सूक्ष्म मूल रोम होते हैं जो जल को अवशोषित करते हैं। तो ये सक्रिय और निष्क्रिय जल अवशोषण की परिभाषा थी। अब जो निष्क्रिय जल अवशोषण है उसकी अपने क्रियाविधि के बारे में पढ़ेंगे। निष्क्रिय जल अवशोषण की क्रियाविधि कैसे होती है। अब अपने पढ़ेंगे जो निष्क्रिय जल अवशोषण है उसकी क्रियाविधि कैसे है। तो निष्क्रिय जल अवशोषण है इसकी क्या अपने पढ़ेंगे, यहाँ नोट करना क्रियाविधि। निष्क्रिय जल अवशोषण की ये क्या बता रखी क्रियाविधि। अब निष्क्रिय जल अवशोषण कैसे होता था, वाष्पोत्सर्जन जो पृष्ठ होते हैं उनके द्वारा होता था। तो इसमें क्या होता है यह जल अवशोषण की एक प्रमुख विधि है। कौन सी निष्क्रिय जल अवशोषण की। क्यों प्रमुख विधि है, क्योंकि इस विधि द्वारा 96 से 98% तक पौधे हैं जल को अवशोषित करते हैं, मतलब अपने में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये प्रमुख विधि है।
में पाई जाती हैं, वो कोशिकाएं क्या करती हैं, रंध्रों द्वारा जल को बाहर निकालती है, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन में जल अवशोषित वाष्प के रूप में बाहर निकलता है, तो वातावरण में निकलती है। इसके बाद क्या, सफित दाब या विस्तरण दाब है उसमें कमी आ जाती है। सफित दाब मतलब जो कोशिका फूली रहती है उस दाब में कमी, और जो उसका विस्तरण दाब है, विस्तरण दाब मतलब जल के अणु अधिक सांद्रता से जब कम सांद्रता की तरफ जाते हैं तो उसमें क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। और ये प्रक्रम क्या चलता रहता है, कब तक चलता रहता है, जब तक कि जल की उस कमी का असर जाइलम की कोशिकाओं में न पहुंच जाए। तो क्या हुआ, इसमें पत्तियां हैं, पत्तियों पर रंध्र पाए गए, रंध्रों ने क्या किया, पर्णमध्य की कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं, जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन करती रहती हैं, और जब जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन हो जाता है तो स्फीत दाब है और जो विस्तरण दाब है उसमें कमी आ जाती है, क्योंकि जल में ज्यादा तो अवशोषित अब्जॉर्ब होने के बाद में वाष्प के रूप में बाहर निकाल दिया गया। तो जब जल की कमी किस पे आ जाए, जाइलम की कोशिकाओं पर आ जाए, तब क्या वाष्पोत्सर्जन की दर जब अधिक होती है तो क्या होता है, जल की जो नीचे वाली कोशिकाएं होती है उनमें खिंचाव उत्पन्न होता है। पत्तियों ने जल को वाष्प के रूप में निकाला, जिसके कारण पत्ती में जल की कमी होगी तो वो नीचे से जल को अवशोषित करना चाहेगी, तो अवशोषित करने के लिए उसे नीचे दबाव लगाना पड़ता है। तो नीचे वाली कोशिकाओं से जब जल अवशोषित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, निष्क्रिय जल अवशोषण कहते हैं। और इस प्रकार का अवशोषण बिना ऊर्जा के और बिना प्राशरण दाब के ही संपन्न होता है, यानी इसमें किसी अंग की कोई प्रमुख भूमिका नहीं होती है, इस कारण ये निष्क्रिय जल अवशोषण होता है। इससे क्या सिद्ध होता है, यह प्रमाण मिलता है कि जब वाष्पोत्सर्जन की दर होगी ज्यादा तो जल अवशोषण की दर भी तीव्र हो जाएगी, क्योंकि पत्तियों ने जल को बाहर वाष्प के रूप में अधिक निकाला तो पत्तियां नीचे से जल प्राप्त करने के लिए अधिक दाब लगाएंगी, जिससे क्या जल अवशोषण की दर भी तीव्र हो जाती है। तो ये निष्क्रिय जल अवशोषण की क्रियाविधि है, इसे अपने इस तरह से नोट करना है। इसके बाद में है सक्रिय जल अवशोषण। तो सक्रिय जल अवशोषण के बारे में अपने नोट करते हैं कि क्या है सक्रिय जल अवशोषण। तो इसके बाद में अपने क्या नोट करेंगे, सक्रिय जल अवशोषण है उसकी क्रियाविधि किस प्रकार होती है। तो सक्रिय जल अवशोषण द्वारा क्या पादपों को बहुत कम मात्रा में जल अवशोषित होता है, अल्प मात्रा में पादप क्या इससे जल को अवशोषित करते हैं, और इसमें धनात्मक बलों की आवश्यकता होती है। पादपों में क्या अल्प मात्रा में जल अवशोषित होता है। वह इसमें किसकी धनात्मक बलों की आवश्यकता होती है, वह इसमें धनात्मक बल की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें 98% या 96% तक तो निष्क्रिय जल अवशोषित हो गया, जो शेष 2% है या 3% 4% बचेगा वो किसके सक्रिय जल अवशोषण द्वारा होता है। क्यों होता है, क्योंकि अपने जानते हैं जब वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होगी तब तो निष्क्रिय जल अवशोषण होगा, लेकिन जब वाष्पोत्सर्जन न होगा, जैसे सर्दियों में नम वातावरण होता है तो वाष्पोत्सर्जन की दर कम होती है, जब वाष्पोत्सर्जन की दर कम होती है तो उस समय क्या होता है, जल अवशोषण की दर भी बहुत कम हो जाती है। यह अवशोषण कब होता है, यह अवशोषण तब होता है
या वाष्पोत्सर्जन पक्षियों में नहीं होता। तो वाष्पोत्सर्जन क्रिया नहीं होगी, या तो जब वाष्पोत्सर्जन की दर बहुत कम होती है, या वाष्पोत्सर्जन की दर बिल्कुल नहीं होती, या वाष्पोत्सर्जन क्रिया नहीं होती है। तब किस प्रकार का जल अवशोषण काम में लिया जाता है? सक्रिय जल अवशोषण। क्योंकि जब वाष्पोत्सर्जन की दर ज्यादा होगी तब निष्क्रिय जल अवशोषण की वृद्धि या दर ज्यादा होगी। तो जब ये क्रिया नहीं होगी तो पादपों में जल अवशोषण की क्रिया भी नहीं होगी। तो कौन से सक्रिय जल अवशोषण द्वारा फिर पादप वो जल को अवशोषित करते हैं। इस अवशोषण के लिए जड़ों के जो जाइलम होते हैं, यह अवशोषण क्या है? जड़ों के जाइलम। यह अवशोषण जड़ों के जो जाइलम भाग होते हैं, जो जल को लेकर जाते हैं। जाइलम की स्तंभ कोशिका होती है। जाइलम में जो स्तंभ होते हैं उनमें क्या धनात्मक बल उत्पन्न होता है। स्तंभ कोशिकाएं जाइलम के स्तंभ में धनात्मक बल उत्पन्न होता है। तो धनात्मक बल उत्पन्न होने के कारण जो मूल है वो नीचे की तरफ बल लगाएगी और जल को ऊपर की तरफ खींचने का कार्य करती है। इस कारण जल है वो सक्रिय रूप से अवशोषित हो सकता है। तो जाइलम के जो स्तंभ में उसमें धनात्मक बल उत्पन्न होता है जिससे मूल दाब कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? मूल दाब कहते हैं। क्योंकि जड़ है, उस जड़ ने ही नीचे दबाव में बल लगाया, तो इसी कारण इसका नाम क्या रखा? मूल दाब। इसमें क्या जो मूल होती है वो मृदा जल को बलपूर्वक खींचती है। इसमें मूल या जड़, इसमें जड़ है वो जल को मृदा से बलपूर्वक खींचती है। बलपूर्वक खींचती है। तो बलपूर्वक खींचेगी तो नीचे की तरफ दाब लगेगा, इसलिए उसे क्या कहते हैं? सक्रिय जल अवशोषण। और इसमें क्या? इसमें एटीपी के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। निष्क्रिय में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इसमें एटीपी के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये सक्रिय जल अवशोषण में ऊर्जा होगी तभी सक्रिय जल अवशोषित होगा। जो किसके द्वारा? श्वसनशील कोशिकाओं द्वारा ये ऊर्जा प्रदान की जाती है। ये ऊर्जा किसके द्वारा? श्वसनशील कोशिकाओं द्वारा प्रदान की जाती है। श्वसनशील कोशिकाओं द्वारा ये ऊर्जा प्रदान की जाती है। और इस विधि द्वारा जल का अवशोषण टोटल कितना होता है? इस विधि द्वारा जल अवशोषण 2 से 4% तक ही होता है। क्योंकि 96 से 98% तक इसमें निष्क्रिय जल अवशोषण में जल को अवशोषित किया गया था। तो ये सक्रिय जल अवशोषण की क्रियाविधि है, यानी इसमें मूल पर दाब लगाया जाता है, वो जल को ऊर्जा की सहायता से अवशोषित करती है। तो आज अपने निष्क्रिय जल अवशोषण के बारे में पढ़ा, उसके बाद में अपने सक्रिय जल अवशोषण
बारे में पढ़ा। तो आज जितना आपको पढ़ाया गया है इसे आपने क्या अपनी नोटबुक में नोट करना है और रिवाइज करना है। नेक्स्ट वीडियो में अपनी जो पादप हैं उनमें जल के मार्ग कौन कौन से हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। पादपों में जल मार्ग और वो किस प्रकार जल पहुंचता है एक कोशिका से दूसरी कोशिका में, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसे आपने नोट करना है